फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 12th बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन की समरी। हमने सारे वीडियो ट्यूटोरियल में मिलकर जो देखा है उसे ब्रीफ में देखेंगे। ऑफ कोर्स हर वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिटेल में देखा हुआ है, यहाँ पे हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेने वाले। हमने शुरुआत की थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें दो गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ह्यूमन में हम जो है वो मोनोशियस है, इसका मतलब मेल जेंडर इज डिफरेंट एंड फीमेल जेंडर इज डिफरेंट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होती है। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है क्योंकि इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन होने वाला है, इसलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं हम अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है टेस्टिस जो स्क्रॉटम में प्रेजेंट रहेंगे। उसी के साथ साथ इनके पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। इनके पास डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि रिटी टेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडिडमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट। स्पर्म्स जो है वो बनते हैं टेस्टिस में और ट्रैवल करते थ्रू द डक्ट्स एंड इजैकुएट होते फ्रॉम द पेनिस आउटसाइड द बॉडी, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द कोइटस इन द फीमेल बॉडी, राइट। उसके बाद में हमने ये देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस है उसका वीएस हमने देखा था, इंटरस्टिशियल सेल, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ एंड सर्टोली सेल। ये रिस्पॉन्सिबल है, सर्टोली सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिशन एंड इंटरस्टिशियल सेल ही आगे जाके क्या करेगी, ग्रो होगी, डिवाइड करेगी मियोटिकली और देगी स्पर्म्स को। स्पर्मेटोजेनेसिस ये हमने गैमेटोजेनेसिस में देखा था। उसके पहले हम बात करेंगे अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें प्रेजेंट है पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, फंडस, यूट्रस एंड सर्विक्स। यूट्रस में 3 लेयर प्रेजेंट होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, ठीक है। ओवरीज ये गोनाड है जिसमें एग का मैचुरेशन होना है। फैलोपियन ट्यूब ये ट्यूब होती है जिसमें एग ट्रैवल करता है, एम्पुला में वेट करता है, वहां फर्टिलाइजेशन होता है और आगे इम्प्लांट किया जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द मंथ उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और एक कंपोनेंट है जो है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट ये डिलीवरी के बाद बेबी को मिल्क प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। इसमें मिल्क लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मैमरी एल्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें प्रोलैक्टिन के वजह से मिल्क प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये एक ऐसी प्रोसीजर है जो हमें दिखाई देती है इन द फीमेल्स। उसके पहले हमने डिस्कस किया था गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो क्योंकि ह्यूमन में 2 तरीके के गैमेट है दैट इज स्पर्म्स एंड द एग, तो गैमेटोजेनेसिस 2 तरीके के हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्म्स फॉर्मेशन होने वाला है, oogenesis जिसमें एग मैचुरेशन होने वाला है, ओके। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस में फर्क क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड स्पर्मियोजेनेसिस इज द मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म एंड स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, राइट। इसके बाद हमने ये देखा था कि टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट है जिसमें 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनके पास जर्मिनल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट रहेंगे जो खुद का नंबर पहले माइटोसिस से बढ़ाते हैं, फिर मियोसिस करते हैं, फिर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का बेसिक स्ट्रक्चर भी हमने देखा था और ये जो स्पर्म्स है फिर ये क्या करेंगे, ये मैच्योर हो जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग थ्रू आउट द डक्ट्स एंड क्वाइटस के दौरान ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर हो सकते हैं और फिर एग तक पहुंच के एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। ड्यूरिंग 1 क्वाइटस ऑलमोस्ट 3 ml इतना सीमेन जो है वो निकलता है। 1 ml ऑफ सीमेन कंटेन्स 100 मिलियन स्पर्म्स, तो 3 ml सीमेन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की जिसमें हमें गैमेटोजेनेसिस जो एग का मैचुरेशन होता है वही। सो साइक्लिक इवेंट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो 29 या 28 डेज में होता है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये सारे फीमेल प्राइमेट्स में दिखाई देता है। प्यूबर्टी अराइज होती है एट द एज ऑफ 13 to 15 और फर्स्ट टाइम जो पीरियड आते हैं उसे मेनाज कहा जाता है, जो लास्ट पीरियड होता है उसे मेनोपॉज कहा जाता है। इसका मतलब फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 45। अब 4 hormones responsible for the controlling the menstrual cycle, that is FSH and LH released from the pituitary gland, progesterone and estrogen released by female reproductive system। ओवरी जो है
डेवलपिंग फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करता है। एफएसएच जो पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन है वो स्टिमुलेट करेगा ओवरी को ताकि वो एक 80,000 एग्स में से किसी एक को मैच्योर करे। मैचुरेशन हो जाने के बाद या ड्यूरिंग मैचुरेशन एस्ट्रोजन सिक्रीट किया जाता है जो एंडोमेट्रियम वॉल को रीबिल्ड करता है या फिर उसकी थिकनेस को मेंटेन करता है। अब जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उसका लेवल अप टू द 13-14 डेज बढ़ जाता है, तब उसके इन्फ्लुएंस में ल्यूटिल सर्च के चलते क्या होगा, एग रप्चर हो जाएगा। फॉलिकल जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा और उसमें से एग रिलीज होगा जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के बाद में जो ग्राफिन फॉलिकल का हिस्सा बचा हुआ है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है, जो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन ये यूट्रस को रेडी करता है फॉर द इम्प्लांटेशन। अगर इस समय कॉइटस हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर नहीं हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है मतलब ओव्यूलेशन हो रहा है, एम्प्यूला में एग प्रेजेंट है और उसी समय के आसपास कॉइटस हो रहा है, कॉपुलेशन हो रहा है और सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ रहा है, तो स्पर्म क्या कर सकता है, ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द एम्प्यूला, फर्टिलाइज करता है एग को फर्टिलाइज करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द जाइगोट। जो जाइगोट है वो क्या करेगा, फिर इमीडिएटली डिवीजन स्टार्ट कर देगा और रोल डाउन करके वो आएगा एट द यूट्रस। यूट्रस पे आने के बाद आते वक्त उसने बंच ऑफ सेल बना ली है जिसमें सेल्स दो इसमें डिवाइड हो जाती है, आउटर लेयर ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। आउटर लेयर जो होती है ट्रोपोब्लास्ट की वो इम्प्लांटेशन के लिए क्या करते हैं, यूट्रिन वॉल के साथ मर्ज हो जाते हैं, इंटरडिजिटेड हो जाते हैं और इनर मास इमीडिएटली खुद को जर्म लेयर में एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। जो ये ट्रोपोब्लास्टिक सेल क्रोनोइक विलाय बनाते हैं और यूट्रिन सेल्स जो है उनके बीच में इंटरडिजिशन हो जाता है, इससे प्लासेंटा फॉर्मेशन होती है। प्लासेंटा ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं और उससे वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने का काम करेगी। प्लासेंटा ये बेबी को कनेक्टेड होती है विद द एम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, आफ्टर दिस हमने ये देखा था कि जर्म लेयर फॉर्मेशन हुआ, बेबी जो है इम्प्लांटेड हो गया। अब 9 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है इन द ह्यूमन, जिसे हम गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। इस 9 मंथ्स में बेबी की पूरी डेवलपमेंट होनी है। पहले महीने में हार्ट बनेगा, फिर लिम्स बनेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, फिर हेयर्स आएंगे, फेशियल स्ट्रक्चर आएगा। 9 मंथ्स होते होते पूरा बेबी पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, फॉइटस पूरी तरह से बेबी में मैच्योर हो जाएगा और 9 मंथ के बाद वो डिलीवर किया जाता है। डिलीवरी को पार्चुरेशन कहा जाता है और इसके लिए ग्रोन फॉइटस जो है, बेबी जो है वो और प्लासेंटा सिग्नल देती है और माइल्ड यूटेरिन रिजेक्शन देती है, माइल्ड यूटेरिन इंजेक्शन देती है जिसे हम फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इसके चलते पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऑक्सीटॉक्सिन को रिलीज करेगी और ऑक्सीटॉक्सिन यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा और बेबी की डिलीवरी होगी थ्रू दी बर्थ कैनल। किसके थ्रू दी बर्थ कैनल, और इस प्रोसीजर को कहा जाता है पार्चुरेशन। ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी जो ब्रेस्ट होता है उसमें के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। तो जो सब में पहला मिल्क निकलता है फ्रॉम द फीमेल्स ब्रेस्ट उसे कहा जाता है कोलोस्ट्रम, जो येलो कलर का थिक फ्लूइड होता है। ये बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्थ बेनिफिट देता है, इसमें एंटीबायोटिक प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक तरीके से अमृत होता है बच्चों के लिए। पहले 6 मंथ्स तक बेबी को ब्रेस्ट फीड ही करना चाहिए और उसके बाद में सॉलिड फीड स्टार्ट करना चाहिए। This is all about the human reproduction which we have studied in the second chapter। और सारी सीरीज में हमने, ये पूरे चैप्टर की सीरीज में हमने देखा है। In next video tutorial we are going to start with the third chapter that is reproductive health। अगर आपको ये ओवरव्यू समझ आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अच्छे से स्टडी कीजिए क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक हो जाता है और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हो, जेन्युइन क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल एंड स्टडी वेल। बाय बाय।